स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप जुड़ चुके हैं महिंद्रास के स्पेशल शो के साथ जिसका नाम है आपके सवाल हमारे जवाब। कई बार हमारे एस्पिरेंट्स के काफी ऐसे डाउट्स होते हैं जो अनसॉल्व्ड रह जाते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, ये सेशन हमारा एसएससी सीजीएल ओरिएंटेड रहने वाला है और यहां पे हम आपके जितने भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन सब के आंसर्स करने वाले हैं। बेसिकली जो मैसेजेस हमारे सामने आए, हमारे एस्पिरेंट्स के थ्रू जो कॉल्स आई, करीब 1 लाख बच्चों का यहां पे सर्वे किया गया है, जिस बेस पे आपको सारा डेटा मिलने वाला है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है हमारे एस्पिरेंट्स के, उन सारे पार्ट्स पे हम और आप मिलके करेंगे आज के इस सेशन में डिस्कशन। सो नवाज सर, क्या बताना चाहेंगे बच्चों को इस सेशन के बारे में? ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सर, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में तो हम लोग बात नहीं कर पाते, उससे पहले बात करना चाहिए, और उससे पहले अगर बात करना हो तो कहाँ बात करें? क्या क्लासेस में बात हो पाती है? 200-300 बच्चों की भीड़ लगी हो, महिंद्रास में लंबी चौड़ी टीम बच्चों की बैठी होती है, ऐसे में बच्चे डिस्कशन नहीं कर पाते अपने एक्सपर्ट से। तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई आंसर कैसे मिलेगा। जैसे कई बार बच्चे जाते तो हैं टीचर के पास, लेकिन 2 कदम पीछे 50 बच्चे आगे खड़े हैं सर से क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ऐसे में इस कंसर्न को देखते हुए स्टूडेंट्स के महिंद्रास ने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है आप सबके लिए। आप सबका अगर इसे प्यार मिलता है तो इसे आगे भी लाइव सेक्शन में देखने को आप मिल सकता है आपको, और लाइव आपको एक फोन नंबर दिया जाएगा जो कि टोल फ्री नंबर होगा, जहां से आप कनेक्ट होकर के हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो सर्वे है, सर ने बताया कि ये तो 1 लाख सर्वे की बात नहीं है, बल्कि उन सभी मैसेजेस पर भी हमने डिस्कशन करना है जो हमारे पास 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स से आए हैं, जो अलग अलग महिंद्रास के ब्रांचेस से रिलेटेड है। कुछ व्हाट्सएप मैसेज हैं और कुछ सर यूट्यूब के जो बच्चे क्लास लेते हैं उनके भी मैसेजेस हमारे पास पहुंचे हुए हैं, तो उन सब पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मेरे सामने एक मैसेज है सर, व्हाट्सएप पे आया हुआ एक मैसेज है, और जयपुर से भूमिका जी हैं जो व्हाट्सएप पे पूछ रही हैं कि मैं एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कर सकती हूं या किसी एक पेपर पर फोकस करूं, या फिर एसएससी और बैंकिंग दोनों साथ में लेकर चलना चाहिए। हालांकि ये मेरा जो ये सेशन है आज का एसएससी सीजीएल ओरिएंटेड है, बाद में बैंकिंग पे भी हम लोग लेकर आएंगे, लेकिन बच्ची का सवाल ही सर ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो बच्ची ने दोनों कोरिलेट करके पूछा है। तो यहां पर आपको सुरवीर सर, नितिन सर और मेरे द्वारा जो भी वैल्यूएबल एफर्ट्स हो सकते हैं आंसर के फॉर्म में, इस वीडियो के फॉर्म में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं महिंद्रास के एक्सपर्ट की इस क्वेश्चन पर क्या राय है, जो जयपुर से भूमिका जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है कि सर कई परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं या किसी एक पर फोकस करना चाहिए, जैसे एसएससी और बैंकिंग को साथ में लेकर चल सकते हैं या अलग अलग चले, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं तो हमारे सूर्यवीर सर जैसे कि फिजिकल लेवल पे भी बच्चों से लगातार जुड़े रहते हैं और डिजिटल लेवल पे भी जुड़े रहते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते ही रहते हैं। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? जैसा कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे ने पूछा है। बच्चे असल में जब शुरुआती दौर पे एडमिशन लेते हैं या तैयारी करने की शुरुआत करते हैं तो पहले वो अपने आप को आंक नहीं पाते हैं। मतलब ये डिलेमा स्टार्टिंग में बच्चों के स्टार्टिंग में रहता है। कारण सर उसका है भी कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम या ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम से लेकर के सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस है वो बैंकिंग में कम है और एसएससी में उसका टाइम ज्यादा है। रही बात कोर्स और सिलेबस की, तो बच्चा शुरू में जब आता है तो उसको कोर्स और सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता, लेकिन खासा देखा जाए ठीक ठाक डिफरेंस है। और अगर सही बात की जाए तो दोनों का कंपैरिजन ढंग से किया जाए तो एक अर्ध सरकारी संस्था और एक पूर्णतः सरकारी संस्था है। यदि कोई भी बच्चा जो इस सवाल के साथ आता है तो मेरी तो हमेशा पर्सनल राय रहती, पहले अपने आप को एक चीज देखो, समझो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। जैसे कि सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं अगर एसएससी की कोई तैयारी करना चाहता है तो उसमें एक विषय है सर जीएस का, जो आप हैंडल करते हैं। जीएस का, जीए चलिए कॉमन है, लेकिन जीए में भी वहां पे ज्यादातर बैंकिंग रिलेटेड और इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। यहाँ पे जीए में कुछ और भी चीजें इंक्लूड की जाती हैं जो कि ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। रीजनिंग भी बहुत अलग है, वहां पे एक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल यहाँ बहुत छोटी छोटी है। लेकिन बात की जाए मैथ्स में, तो मैथ्स में एसएससी में एक एडवांस का पोर्शन होता है जो कि बैंकिंग में नहीं है। लेकिन बैंकिंग में अरिथमेटिक जो है
वो एसएससी के कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट है, अच्छी खासी है। तो जो बच्चा, मैं ये मानता हूं कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है बैंकिंग के लिए, मैं सही बता रहा हूं, पहले क्या होता था, एसएससी का पैटर्न अलग था। एसएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो लीड करते थे इंग्लिश को लेकर के। मेंस में इंग्लिश की एक अच्छी खासी कह सकते हैं वेटेज थी। अब ये क्या है कि एसएससी के पैटर्न को बदला गया और वेटेज को कहीं ना कहीं, आज भी इंग्लिश का वेटेज भले ही ज्यादा है, लेकिन जो पहले वेटेज था उसके कंपैरिजन में काफी कम हो गया। बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो बैंकिंग में आज भी मेन सर डिपेंड करता है इंग्लिश और जीए पे। जिसका इंग्लिश और जीए अच्छा है, बैंकिंग की नौकरी उसके लिए बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सिर्फ कट ऑफ भर क्लियर करना और मेंस में पूरा का पूरा आपका पेपर निर्भर करता है जीए और इंग्लिश पे। तो यदि आपका भी यही सवाल है तो मेरा बस ये कहना है कि आपकी, अगर आप पहले सेल्फ एनालिसिस कीजिए, क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्या आपको जीए जैसी या आसपास जो चीजें हो रही है उस पर इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सर जीए एक ऐसी चीज है, मैं सही बताता हूं, बच्चे शुरू में हर चीज पढ़ते हैं बट पता नहीं क्या है जीए के साथ। जैसे इस बार आपकी तो क्लास भी होती है सर, एसबीआई क्लर्क मेंस का जब पेपर हुआ तो उसके बाद धड़ाधड़ मैसेज आने लगे ग्रुप में, सर हम लोगों ने आपका नहीं सुना, अब पता चल रहा है जनरल अवेयरनेस के वो सारे क्वेश्चन आए थे जो आपने करंट अफेयर से कोरिलेट करके हम लोगों को बताया था, अब सर नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चा इंग्लिश में अच्छा था, रीजनिंग में अच्छा था, कई चीजों में अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आया, लेकिन उसने समझा जनरल अवेयरनेस है, हो जाएगा। तो आपको शायराने अंदाज में बोलना चाहिए था कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या पछताए सर, थोड़ा सुधार कर दीजिए, इसमें क्या है। सही बात है, तो चिड़िया जब चुगी गई है खेत तो अब पछताने से क्या फायदा है। तो जीए का जो सर पॉइंट है, मेरा ये कहना है कि अगर आज से कोई तैयारी करना चाहता है तो जीए को अच्छे से करे। बैंकिंग के लिए वो बच्चा जाए जिसका इंग्लिश और जीए अच्छा है। मैथमेटिक्स आपको बस इतनी करनी है कि आप सोचिए सर, मेंस का जो कट ऑफ होता है बैंकिंग में, वो आप समझ लीजिए 2.5 नंबर 2 नंबर सा रहता है। यही आप एसएससी वगैरह में जाए तो एसएससी का कट ऑफ तो मतलब अब तो 7वें आसमान पे है। मैं तो बच्चे से पूछ लूं कि लेकिन भाई एसएससी में क्यों नहीं हुआ सर, तो बच्चे के 85% मार्क्स आकर के कोई बच्चा कहता है एसएससी में नहीं हुआ, तो मैं उस बच्चे को खराब नहीं कहूंगा। लेकिन सर कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो एसएससी में भीड़ ज्यादा है, बच्चों की कोचिंग वगैरह में बच्चे ज्यादा जाते हैं एसएससी की तरफ। एसएससी देखिए क्या है ना कि ये हमारे हिंदुस्तान में एक वातावरण बनता है, एनवायरमेंट बनता है। तो आज की डेट में जो एनवायरमेंट है वो कैसा है कि अगर मैं यूपी बोर्ड से हूँ या मैं थोड़ा बैकवर्ड एरिया से आता हूँ, गांव देहात से भी आता हूँ, तो वो बैंकिंग के नाम को थोड़ा डिले में सुनता है एसएससी, क्योंकि कारण भी है सर, 10+2 कक्षा 10 से वो एसएससी का एग्जाम दे सकता है, एमटीएस, सीएचएसएल, और फिर जब बैंकिंग के लिए वो एलिजिबल होता है उससे पहले वो एसएससी में हो सकता है सेलेक्ट हो जाए। उसके कारण सर एसएससी में भीड़ इस वजह से। तो ये रहा हमारे पहले प्रश्न का जवाब। उम्मीद है जयपुर से भूमिका जी ने जो ये प्रश्न पूछा था उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा, और यही सवाल कई सारे स्टूडेंट के भी मन में रहा होगा तो उन्हें भी इसका जवाब जरूर मिल गया होगा। आइए एक टेक्स्ट के माध्यम से हमारे पास प्रश्न आया है सर, और इस प्रश्न में बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या बिना इंग्लिश एक्सपर्ट हुए एसएससी सीजीएल क्लियर किया जा सकता है? तो ये तो थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रश्न मुझे लग रहा है, और ये प्रश्न पूछने वाले हैं मुकेश जी कानपुर से। नितिन सर तो देखिए, एक्सपर्ट अगर बनेंगे तो आप पढ़ा सकेंगे दूसरों को जी, तो उतना नॉलेज की आपको खैर जरूरत नहीं है बेसिकली। लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश वीक है और उस पॉइंट पे हम क्लियर करना चाहते हैं तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में जो कट ऑफ जिस लेवल पे जा रहा है हम सोच नहीं सकते। इवन एसएससी का भी जो सबसे लोअर लेवल पे एग्जाम होता है, एसएससी एमटीएस 10th लेवल पे जो एग्जाम होता है, वहां पे जो फाइनल कट ऑफ बनता है आपका, वो बनता है इंग्लिश और जीएस के बेस पे, और मैथ्स और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग होता है। तो आप यहीं से समझ जाइए कि पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी का है क्या। वो चाहते तो मैथ्स के बेस पे कट ऑफ बना देते, बिल्कुल रीजनिंग के बेस पे बना देते। उनका पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सा है कि आपका मैथ्स वीक हो सकता है, इंग्लिश नहीं होना चाहिए अगर आप जॉब में आना चाहते हैं तो। सीधा सा फंडा है। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने बेसिक्स पे वर्क करिए। दूसरी चीज, एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे ने हिंदी मीडियम से स्टडी की है और उसको थोड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सबसे पहली चीज वो क्या कर सकता है, एक क्लास को रेगुलर बेस पे फॉलो कर सकता है। जो भी आपके पास फ्री के बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में, आप जो चाहें वो ऑप्ट करिए, ठीक है। एक क्लास रेगुलर फॉलो करिए और एक पेपर डेली सॉल्व करिए, और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है,
प्रॉपर नोट्स बनाइए हर पेपर के। ये पेपर कौन से हैं सर? प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर एसएससी के प्रीवियस ईयर अच्छा, पेपर। एक चीज और कही जाती है सर कि अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर फॉलो किया करो। देखिए सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या होता है सर, कि जो बच्चा हिंदी बेल्ट से है या फिर जिसका इंग्लिश बहुत वीक है जी अगर उस बच्चे को मैं अचानक से बोलूं कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करो जी तो कई बार वो बच्चा मोटिवेट होने की बजाय डीमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल। रीजन क्या है कि कई डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं और वो बच्चा एक आर्टिकल पढ़ता है और उससे अंदर से फील होता है कि नहीं मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। दैट इज द पॉइंट। अब गांव का बच्चा आई एम हियर डोंट फियर वाला है और उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में कि कोरिलेट करना थोड़ा सा बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स पे कमांड बनाइए, वहां पे जो पैसेजेस आ रहे हैं उनको पढ़ना शुरू करिए, वहां से शुरुआत करिए। और अगर आप न्यूज आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास ये फोन सभी के पास में है, इसमें एक डिक्शनरी रखिए फोन में। जो भी न्यूज आप पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उस न्यूज में ये देख लीजिए कौन से वर्ड्स आपको नहीं आ रहे, उनको हाईलाइट कर लीजिए, उनको पहले विद मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद उस न्यूज को पढ़िए। इससे ये होगा कि आपको नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा पूरा आर्टिकल आपके सिर के ऊपर से बाउंस हो रहा है, आप आसानी से अप्रोच कर पाएंगे। तो बिल्कुल एक्सपर्ट होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क आपका आपको सिलेक्शन दिला देगा। आई थिंक आपको आंसर मिल गया। बहुत शुक्रिया नितिन सर, बहुत वैल्यूएबल आंसर आपने दिया है। बिल्कुल आप लोगों को वो चीज फॉलो करनी चाहिए जो नितिन सर हमारे कर रहे हैं। महिंद्रास के एक्सपर्ट उन्हीं मुद्दों पर मेनली बात करेंगे जो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो और वो आंसर जो सबके लिए कॉमनली प्रीफर किया जाए, सब तक पहुंच जाए। क्योंकि ऐसे ही कोरिलेट करके मैं यूं कहूं कि सर 2-3 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि सर क्या इंग्लिश का एक्सपर्ट बनना जरूरी है, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। क्योंकि वो बच्चा जो हिंदी बेल्ट का है ना वो जीएस वगैरह में तो कमांड बना लेता है, अब इसको प्रॉब्लम होती है वापस से इंग्लिश में, मैथ्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए, तो ऐसा ही सर एक जीएस का सवाल आया हुआ है और ये जीएस का सवाल पूछा है हमसे राजेश जी ने अहमदाबाद से। कह रहे हैं कि सर जनरल अवेयरनेस और जीएस में बहुत सारा सिलेबस है, कहां से शुरू करना चाहिए और कौन से जीएस के टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। मैं अगर आपसे ये कहूं कि घर की एक दीवार को गिरा करके 3 दीवारों पे घर खड़ा रखिए तो शायद आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि घर को खड़ा रखने के लिए, छत को, रूफ को बनाए रखने के लिए चारों दीवारों का मेंटेन रहना जरूरी है और इवन सिर्फ दीवार नहीं, पिलर्स भी होने चाहिए। ये जो दीवार है आपके जीएस के सारे सिलेबस हैं और जो पिलर्स हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपको संभाल के रख सकते हैं। तभी आपके एग्जामिनेशन की जो पेपर है वो सॉल्व करने के लिए आप सच में अवेलेबल हो पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पाप पुण्य तो याद आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी ये नहीं याद आता। ये कब सही हो पाएगा आपका, जब सच में आप हर एक सिलेबस को अच्छे से समझे होंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा कोरिलेट करता है। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कह सकता आपसे कि आप सिर्फ संविधान को फॉलो कर लीजिए, आप भूगोल को फॉलो कर लीजिए। देखिए, आज जो कुछ भी पूछा जा रहा है जीएस में, मैंने एक लंबा अनुभव लिया, एनालिसिस किया है पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस का। सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर से कोरिलेट करके पूछे जा रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति की यात्रा हुई स्लोवाकिया, और सर अक्सर बैंकिंग के एग्जामिनेशन में और एसएससी के एग्जामिनेशन में राजधानी पूछ देता है, इस देश की राजधानी क्या है। बच्चा कहता है कहां से इस देश के बारे में पूछ लिया। हमने कहा तुमने पढ़ा तो था, स्लोवाकिया राष्ट्रपति गई थी, तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना। मतलब एक्स्ट्रा कंसर्न, ये जीएस का भी पार्ट हो गया, ज्योग्राफी का, कि आपको कंट्री और कैपिटल जानना है, और दूसरा हमारी राष्ट्रपति वहां से होकर आई हैं, तो ये कोरिलेट करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। किसी एक चीज को छोड़ करके आप दूसरे की तैयारी नहीं कर सकते, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप सबका एक सीधा सा आंसर देना चाहता हूं मैं कि जीएस को अगर लेकर चलना है तो करंट अफेयर से कोरिलेट करके चलिए, वरना यू कांट इमेजिन योर सक्सेस विदाउट करंट अफेयर, क्योंकि आज सब कुछ करंट अफेयर ओरिएंटेड हो चुका है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए।
उम्मीद है ये जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा और समझ गए होंगे आप। अगला सवाल सर मैथ्स से रिलेटेड है। मैथ्स बहुत कमजोर है सर, और ये सवाल पूछ रही हैं रेखा जी आलमनगर ब्रांच से, हमारे आलमबाग से। ठीक है, यह लखनऊ से सर मैसेज है आपके लिए, और पूछ रहे हैं कि मैथ्स बहुत कमजोर है, क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? देखिए सर, मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसमें मैं जैसे बोलूं कि आप अगर अपने राइट हैंड से काम करते हैं तो आपका राइट हैंड तो मजबूत है लेकिन लेफ्ट हैंड मजबूत नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता वो राइट आपका लेफ्ट हैंड बेकार है, ये तो नहीं कह सकता। नहीं कर सकता। तो बस यही मैथ्स के साथ है, अगर आप मैथ्स पे निरंतर अभ्यास और प्रयास करते रहेंगे तो मैथ्स एक ऐसा विषय है जो मैं ही मानता हूं कि एक समय बाद आपकी आत्मा में समा जाता है, फिर आपको वो डायमेंशंस की ही जरूरत होती है। जैसे मैंने आज एक बच्चे से सवाल में यही बस इतना ही पूछा था कि ये बताओ कि मान लो कि एक दूध वाला है और आपको 1 लीटर दूध की कीमत देनी होती है 75 रुपए, तो अगर आपको उसने 1200 ml दिया है तो बताओ क्या दाम देना पड़ेगा। तो मैंने उससे बस ये कहा कि मान लो 100 रुपए तुमने दे दिए, तुम्हें घाटा हुआ कि फायदा। तो बच्चा सोचने में समय लगा रहा था, तो जब उसने सोचने में समय लगाया मैंने उसे बस एक डायमेंशन दिया कि मैं ये बताओ कि 75 रुपए का कितना ml मिलेगा। बच्चे ने कहा कि सर 1 लीटर मिलेगा। मैंने कहा 1 लीटर होता कितना है? 1000 ml होता है। बस आप ये देखो कि 1000 ml के ऊपर कितना और दिया गया। उसने कहा सर 200 ml और दिया गया। तो मैंने कहा 1000 को किससे भाग करोगे 200 ml आएगा? बोले सर 5 से जैसे उसने भाग किया, मैंने कहा 75 को भी 5 से भाग करो, 15 आ गया। मैंने कहा अब उसका दिमाग चल गया कि सर 75 + 15 90 रुपए देना पड़ेगा। उससे पहले 1 मिनट तक बिल्कुल ब्लैंक था। तो क्या है कि मैथ्स में आपको गाइडेंस अगर बढ़िया मिल गई, आपका मेंटर अच्छा है, आपको डायमेंशन अगर प्रोवाइड करा पाता है, क्योंकि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत जबरदस्त है। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। तो इसको आप समझना पड़ेगा कि वो डायमेंशन आप कैसे यूटिलाइज करें। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है और बड़ी आसानी से उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मेरा ये मानना है सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। शुरू में इंटरेस्ट नहीं आता, एक ऐसा विषय है, लेकिन इंटरेस्ट आ गया तो यकीन मानिए ये किसी से मोहब्बत से भी अधिक नशीला है सर। अब आप कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम लोग भी जब मैथमेटिक्स किया करते थे तो कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता था और इंटरेस्ट आता था। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो वापस गया तो आएगा सर। अच्छा एक मिनट सर, कुछ ब्रांचेस को हम लोगों ने नंबर प्रोवाइड कराए थे और वो नंबर कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स जो काफी कंसर्न रखते हो, और क्योंकि अभी ये हमारा थोड़ा सा सीक्रेट प्रोग्राम है, हम देखना चाहते हैं कि कैसे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ऐसे में एक कॉल आई हुई है, कुछ ब्रांचेस पे हमने एक नंबर भेजा था, वहां से एक कॉल आई हुई है और हम उसे रिसीव कर रहे हैं। देखते हैं क्या सवाल है। हाँ जी बताइए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं पीलीभीत से विपिन कुमार बात कर रहा हूँ सर। अच्छा पीलीभीत से बात कर रहे हैं जी, बताएं जी। क्या प्रश्न है आपका? सब प्रश्न मेरा सर ये है कि मैं एक्चुअली एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी। ठीक है सर, उसमें लेकिन जो जीएस का पार्ट है उसमें मुझे करंट अफेयर्स के बारे में पता करना है कि जीएस में मैं कितनी करंट अफेयर्स पढ़ूं, क्योंकि जीएस में ऑलरेडी आपके 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स को मैं कितना परसेंटेज दे करके मतलब कितना प्रिपरेशन करूं, ये इसकी जानकारी चाहिए मुझे। अच्छी बात है, एक बार और अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर पीलीभीत से विपिन कुमार बात कर रहा हूँ। विपिन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। तो विपिन जी का प्रश्न आया है हमारे पास कि सर करंट अफेयर को कैसे हम डील करें, और साथ ही उनका ये प्रश्न था कि सर जीएस में हमारा सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, उसके साथ करंट अफेयर मेनली वो पूछना ये चाह रहे थे। कई बच्चों का सवाल होता है कि 6 महीने का करंट अफेयर लें या साल भर का लें या 2 साल का लें, ठीक है। तो ये हर बच्चों की ये प्रॉब्लम रही है, और मैं जब करंट अफेयर का सेशन कराता हूं मॉर्निंग में 7 AM पर, तो उसमें एक एक्स्ट्रा मैंने स्लाइड ऐड कर रखी है सर, PYQ है तो मुमकिन है, ये हेडिंग डाला है मैंने। हालांकि ये टैगलाइन कहीं और के लिए था, लेकिन मैंने डाला हुआ है PYQ है तो मुमकिन है। अब PYQ है तो मुमकिन है वाले सेशन में मैं जब बैंकिंग और एसएससी के इंपॉर्टेंट PYQ देता हूं तो उसमें मैं वहां दिखाता हूं सर, ठीक है, कि आप जरा सा देखिए और समझिए कि ये कहां से आया हुआ है, कैसे आया हुआ है। उसमें कई बार 2024 के क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, और 22 का करंट अफेयर है। ये कैसे हो पाया? ये ऐसे हो पाया कि जब आप किसी पर्टिकुलर एक सेशन को फॉलो करते हैं
और उस करंट अफेयर के मल्टीपल डायमेंशन को देखते हैं, तब आप उसे समझ पाते हैं। क्योंकि करंट अफेयर की हेडिंग सिर्फ हेडिंग नहीं है सर, बिटवीन द लाइन का प्रोसेस है, उसके पीछे भी और कई सारे डायमेंशन है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा कि बांग्लादेश की पीएम छोड़कर देश भारत आ गए, आपने इतना न्यूज समझ लिया और करंट अफेयर समझ लिया, तो आप शायद सही तरीके से करंट अफेयर को नहीं समझ पाए। यहां आपको तुरंत बांग्लादेश की कैपिटल, करेंसी और कब फॉर्मेशन हुई थी। अब आपको कल पेपर आए और पूछे बांग्लादेश बनाने में कौन सी सेना का हाथ था, और उसमें दे दे मुक्ति सेना और भी सेनाओं का नाम, तो आप कैसे जान कहेंगे 1971 का क्वेश्चन 2025 में पूछ रहा है? नहीं सर, पूछा भी गया जैसे किस वो जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन का क्या नाम? हाँ, ऑपरेशन का जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार पूछा जाता है, पूछा गया सर, जनरल सिंह भिंडरा वाले को जो मारा गया था। तो इस तरह के प्रश्न आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए एक आखिरी प्रश्न है सर, और इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में उसे जरूर लेंगे, लेकिन ये आखिरी प्रश्न मैं समझता हूं कि इसे लेना चाहिए। ये टेक्स्ट फॉर्म में भेजा है अर्पित जी ने सिल्लीगुड़ी से, और साथ ही ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है मेरे पास देवजीत मुखर्जी जी का कोलकाता से। इसके बाद एक और प्रश्न आया है, इसको लेने से पहले एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आया है उसको जानने के लिए। आने वाली है एसएससी सीजीएल की शानदार वैकेंसीज, तो आज ही बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ जाइए। भारत की सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था महिंद्रास के साथ, जहां पर शुरू होने वाले एसएससी के टारगेट बैचेस आज ही विजिट कीजिए अपने शहर की महिंद्रास ब्रांच पर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे, और हम बात कर रहे हैं आपके सवाल हमारे जवाब के सेशन में। और इस लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ नितिन सर से जानना चाहते हैं, क्योंकि नितिन सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फेवरेट रहे हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स इनके दिए गए आंसर को फॉलो करके अपनी लाइफ बदल चुके हैं। इवन बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है, और मैं समझता हूं कि इस लास्ट क्वेश्चन में नितिन सर के वैल्यूएबल आंसर आप तक पहुंचे। और ये क्वेश्चन सर जो है दो बच्चों ने मुझे भेजा है। एक तो ये प्रश्न आया है सर अर्पित जी का सिल्लीगुड़ी से, और दूसरा देवजीत मुखर्जी ने सेम टेक्स्ट मैसेज किया था हमारी फोन नंबर पे, जो टोल फ्री नंबर दिया गया था। और ये सिंगल प्रश्न है बच्चों का कि जो प्रिपरेशन होती है वो क्या 4 से 5 घंटे के प्रिपरेशन से चल जाएगा काम डेली रूटीन में, या 8 से 10 घंटे? क्योंकि 50-50 का रेशियो है। कुछ बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो कहते हैं 4 से 5 घंटा काफी है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं 8 से 10 चाहिए। तो इसमें क्या एक मीडियम रास्ता हो सकता है, या फिर सच में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई ही वैल्यूएबल पढ़ाई है तभी सिलेक्शन होगा? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन कई बार हमारे एस्पिरेंट्स का रहता ही है। कई बार हमारे एस्पिरेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ाई का, जो कभी फॉलो हो नहीं पाता है। हम लोग भी नहीं कर पाते थे सर, हकीकत तो यही है, नॉर्मली नहीं हो पाता। तो उसका सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर क्या है सर? सबसे पहले रूट कॉज को जानना बहुत जरूरी जी। हम जब भी किसी शेड्यूल को प्रिपेयर कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमें वर्क करना बहुत जरूरी है उसके पहले, शेड्यूल बनाने के पहले? बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, और टाइम अपने आप में वेल मैनेज्ड 24 आवर्स हैं आपके पास में, बिल्कुल उसको आप मैनेज नहीं कर सकते अपने पॉइंट पे। टाइम वेल मैनेज्ड है, आपको खुद को मैनेज करना है टाइम के अकॉर्डिंग। सबसे पहला फैक्टर ये है। दूसरी चीज, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला पार्ट क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे आपने कोई प्रीवियस ईयर पेपर देखा, पढ़ा, अब आपको उससे यह पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं, मतलब कहां पे मैं मात खा रहा हूं, किन सब्जेक्ट्स में मुझे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। आपका शेड्यूल हमेशा आपके लेवल के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, सबसे पहली चीज। एग्जाम्पल के लिए, अगर पर्सन ए का मैथ्स वीक है तो जरूरी नहीं है पर्सन बी का भी मैथ्स ही वीक। बिल्कुल बिल्कुल सही। हो सकता है उसका इंग्लिश वीक हो सकता है पर्सन सी को जीएस में प्रॉब्लम आ रही है, यानी ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन करेगा। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि अपना सबसे ज्यादा टाइम, कम से कम 2 आवर्स का टाइम उस सब्जेक्ट को दीजिए जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स को आप 1 आवर का टाइम दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू, इंक्लूडिंग क्लासेस एंड डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब 1 घंटा आप नॉर्मली सब्जेक्ट को दे सकते हैं जो आपको ठीक ठाक आ रहे हैं, 2 घंटे आप उस सब्जेक्ट को दीजिए जिसमें आपको ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक क्लास आपको रेगुलर फॉलो करनी है। अगर आप इतना करते हैं तो 6 मंथ के अंदर आप फाइनली
अपॉइंटमेंट लेटर तक पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूं सर। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से लाइव क्लासेस में करंट अफेयर के सेशन में कहता हूं कि अगर तुम्हें सब्जेक्ट स्टार्ट ही करनी है तो मॉर्निंग में करंट अफेयर से शुरू करो। पहला पॉइंट ये है। हम लोग भी डेली रूटीन में पहले करंट अफेयर से शुरू करते थे। दूसरा मैं कहता हूं कि मॉर्निंग में ही सर वो सब्जेक्ट उठा लेना चाहिए जो तुम्हें सबसे हार्ड लगता है। हाँ, कर सकते। इसका मतलब मेरा थॉट ये है, कहां तक मैं सही कह रहा हूं जरा आप इसे समझाइएगा, कि मॉर्निंग में जो एनर्जी होती है सर वो इवनिंग में नहीं रह जाती। और मॉर्निंग में ही हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या फिर जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ के सुकून में आ जाते हैं। और शाम में जब हमारी माइंड थक जाती है तो हम वो सब्जेक्ट उठाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, तो फिर वो कभी नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं मॉर्निंग में वो करना चाहिए। कितना ये पॉइंट वैल्यूएबल है? नहीं, बिल्कुल सर, आपका पॉइंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, इन माय 12th लेवल पॉइंट, मैं 12th में था तब की बात कर रहा हूं आपसे, तो मुझे जो है मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। मेरा ग्रुप पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स थे मेरे पास में। मैथ्स मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता था। अच्छा। तो और बाकी जो इंग्लिश का पार्ट था वो सूदिंग था मेरे लिए शुरुआत से, मतलब इंटरेस्ट आता था, मजा आता था। तो अगर मैं कोई भी शेड्यूल बनाता था और उसकी शुरुआत करता था तो हमेशा मैं मैथमेटिक्स से शुरू करता था। आफ्टर दैट मैं उससे को रिलेटेड एसोसिएटेड सब्जेक्ट फिजिक्स की ओर जाता था, केमिस्ट्री। और जब मैं अंदर से थक चुका होता, जब मुझे फील होता था मैं अंदर से अब टायर्ड हूं, तो अब उस पॉइंट पे मैं इंग्लिश को लेके बैठता, जो मेरा सूदिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहली चीज, आपको हमेशा जो आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको कमांड है, उसको हमेशा बाद में लेके जाइए, क्योंकि वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं रिलीव करने का काम करेगा आपको। जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं और आपको मैथ्स पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है कि मैथ्स के क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तो थोड़ा बहुत सिर दर्द होगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे आप लोग। तो जब आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो आपको सूद करेगा। एक चीज और, एक मेथड जो मैंने अपनाया वो आप जरूर अपनाइएगा, आपको फायदा मिलेगा। हमेशा स्टडी को एक साथ करने की बजाय उसको ब्रेक्स में डिवाइड करिए। जो आम ह्यूमन टेंडेंसी की बात करूं मैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की, अगर आप एक काम 1 घंटे तक लगातार करते हो जो आपको नहीं पसंद है या जिसमें आपका माइंड इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपका फ्रंट पार्ट पे हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, सिर दर्द शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पढ़ना है एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप 50 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। 50 मिनट्स दीजिए, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, रिलैक्स करिए। मतलब रिलैक्स करने का मतलब रील्स नहीं देखने लगना है, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप मूव कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, 10 मिनट्स मूव किए, फिर आके अगले सब्जेक्ट पे आ गए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लंबे टाइम तक पढ़ पाएंगे, पहली चीज, और बाकी की प्रॉब्लम से बच के रहेंगे। कंसंट्रेशन पावर भी आपका बढ़ेगा और जल्द से जल्द सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये वैल्यूएबल आंसर आपका उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को उनके आंसर तक पहुंचाएगा और इस तरह आप अपनी प्रिपरेशन को आसान बना पाएंगे। देखते हैं आप सबको ये सेशन कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपके सवाल और हमारे जवाब का ये सेशन कैसा लगा। क्या आप सब इसे लाइव सेशन में देखना चाहते हैं जिसमें लाइव आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाए और सबके क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएं, जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं? क्या ये सेशन आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस शो में आने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप आते रहे हमारे शो में। बिल्कुल सर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।